हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने 10 कदम सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज चली हुई है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब तक आपका सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका फुल रिवीजन हो जाए रीजनिंग का, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और भी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आपकी जो ये क्लासेज हैं ये बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रीजनिंग तो आपकी हर एग्जाम में आती है, तो जरूरी नहीं आप सीईटी का ही दोगे। और भी जो एग्जाम दे रहे हो उनके अंदर भी ये क्लासेस बहुत ही अच्छी रहेंगी आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हर क्लास के अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी मैं आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के वो कवर होंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 10 व 11 बजे के बीच घड़ी व घंटे व मिनट की सुइयां कब एक रेखा में होंगी। एक रेखा में होंगी। जब मैंने आपको क्लॉक का चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि सुइयां 3 टाइप के एंगल बनाती हैं। एक बनाती है 0 डिग्री का। जीरो, अगर जीरो पूछता है तब भी वो एक रेखा में होंगी, है ना। एक सीध में ही तो होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर एक ही तो रेखा है। और 180 का पूछता है तब भी वो आपकी एक ही रेखा है। ठीक है, तो देखिए 10 व 11 बजे के बीच बोला है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने घड़ी बनानी है। घड़ी फटाफट, ये नहीं कि वहां पे एग्जाम के अंदर आप यूं बनाने लग जाओगे जल्दी जल्दी, जैसा आपको पता है, तो फटाफट बनाओगे। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा बस एस्टिमेट लगाना और कुछ नहीं करना। 10 व 11 के बीच बोल रखा है, तो सबसे पहले कितने बजेंगे, 10 बजेंगे ना। तो 10 कहाँ पे है, 10 ये वाली छोटी वाली सुई है और ये बड़े वाली सुई है, ऐसे ही बचते हैं ना 10। तो अब देखो, जब ये बड़े वाली सुई यहाँ पे आएगी तब भी एक सीध नहीं है, यहाँ पे आएगी तब भी नहीं है, यहाँ पे आएगी तब भी नहीं है, यहाँ पे आएगी तब, यहाँ पे देख लो आप 5 और 10 मिनट का गैप है ना। तो ऐसे ही 5 और 10 मिनट का गैप आप यहाँ पे ले आओ सुई को। कितने पे ले आए, यहाँ पे ले आए आप सुई को। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो भैया, आप मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक मिनट वाली सुई आगे क्रॉस करके जाती है तो घंटे वाली कुछ तो आगे सरकेगी ना। तो वो कितना आगे जाती है, उस गैप को मिटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 12/11 से। किससे करते थे, 12/11 से। तो देखो कितने मिनट का गैप कवर किया, 20 मिनट का। कितने मिनट का, 20 मिनट का। तो 20 मल्टीप्लाई 12/11 कितना हो गया, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो 22 बच गए 2 आपके। उसके बाद यहाँ पे आया भैया आपका 21 साइड 9/11, यानी 10:21 पर और 9/11 पर आपका ये क्या बना लेगी, कंप्लीट एक रेखा में हो जाएंगी ये वाली सुई। जैसे देखो यहाँ पे 21 मिनट बोला है ना, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली सुई कुछ यहाँ सरक जाएगी, क्योंकि जब तक बड़े वाली सुई 20 मिनट का गैप क्रॉस करके आएगी कुछ तो आगे सरकेगी ना। तो उतना ही आगे किया है हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है भाई, यहाँ पे आप 21 कर लेना। ठीक है, 21 कर लेना, या फिर देखेंगे वो आता है नहीं। चलो, एक कितने बजे बनाएगी भाई, 10:21 साइड 9/11। ठीक है, इतनी मिनट पर आपका पहला एंगल बनेगा 180 डिग्री का, एक सीध में होंगी ना तभी। उसके बाद देखो, अगर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए तब भी तो एक सीध है ना। तो वो ऊपर कब आएंगी, जब ये सुई घूम के वापिस कहाँ चली जाए, 10 पे चली जाए। जो छोटे वाली सुई आपकी 10 पे थी, अभी आपने आगे उसको किया ही नहीं, समझ लो। सिर्फ मिनट वाली सुई को घुमा के लेके जा रहे हो, तो वापिस 10 पे मिनट वाली सुई को ले जाओगे तो एक दूसरे के ऊपर होंगी ना। तो देखो भाई, जब मिनट वाली सुई भी यहाँ पे आएगी तो कितनी मिनट कवर कर ली इसने, 12 से जब ये 10 पे आ गई तो कितनी मिनट कवर कर ली, 50 मिनट। कितनी मिनट कवर कर ली, 50 मिनट। तो अब देखो भाई, 50 मिनट कवर करी तो वही 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 हो गया आपका। और ये आ जाएगा 55। उसके बाद आपका चला 4 पे, उसके बाद 6/11। दोबारा देखो, हाँ ठीक है भाई,
इतनी मिनट। ये ऑप्शन शायद गलत है भाई, ठीक है। 54 साइड 6/11 मिनट पर कितने डिग्री का एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का एंगल बनता है तब भी तो एक सीध में ही होती है ना। तो दो आंसर आएंगे आपका, एक तो पहले आया था ये और एक ये आया है ये। तो या अगर इन ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो आप नोट पे क्लिक कर देना, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्लॉक वाला चैप्टर जाके दोबारा देख लेना, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? C5H4, उसके बाद है आपका E7H6, E7H6, उसके बाद पूछ रखा है क्या आएगा? ऑप्शन है आपके सामने D7, उसके बाद है Z9, 9G एंड F8। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो भाई, अल्फाबेट वाला चैप्टर किया था ना हमने, बस उसी चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप सिंपल एक बार अल्फाबेट देखो, C के बाद H आ गया, कोई लॉजिक नहीं, E आ गया, फिर H आ गया, ऐसे दे रखा है ना इन्होंने। एक सेकेंड रुकना, F है भाई यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? F है, F4। तो अब देखो भाई, अगर आप इसको अल्टरनेट उठाते हो, ऐसे उठा लेते हो, C D E अपनी जगह पे आया है ना, फिर F G, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? Z। अब ये टेक्निक कब लगेगी? जब दूसरी वाली चीज के साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, F के बाद क्या आता है? G आता है, G के बाद H आता है, तो हो रहा है ना, ये लॉजिक काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे G आ जाएगा। अब देखो C कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है, तो इन्होंने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, +2 कर दिया, है ना। F कितने पे आता है? 6 पे आता है, यहाँ पे 4 लिख दिया, -2 कर दिया। फिर E आपका 5 पे आता है, 7 लिख दिया तो +2 कर दिया। यहाँ पे H आपका 8 पे आता है लेकिन 6 लिख दिया तो -2 कर दिया। तो क्या सीरीज चल रही है? यहाँ पे +2 +2 -2 +2 -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2, यानी Z कितना पे आता है आपका? G आता है 7 पे, तो +2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 9। तो क्या आंसर आ जाएगा अभी आपका? G9। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रखा है G9, तो आप इसको ठीक नहीं करोगे क्योंकि पहले अल्फाबेट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G9 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है भाई, VIJAY रेशो YAJIV, ये दे रखा है। तो पूछ रखा है सुधा SUDHA, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ऑप्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो VIJAY, तो यहाँ पे VIJAY एकदम अपोजिट का रखा है, तो कर लोगे ना आप, अपोजिट का रखा है, तो SUDHA को अपोजिट करोगे जब आप, तो क्या आ जाएगा? AHDUS, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना। एग्जाम में क्या देखना है? हर तरीके से देखना है। पहले जैसे V से आप Y पे गए, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, फिर I से एकदम A आ गया, J से J आ गया, A से I आ गया, Y से B आ गया, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा ना, फिर लेटर्स को उल्टा पुल्टी करके देख लो। कर लोगे ये क्वेश्चन? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भी, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी बुआ की बेटी है। सुरेश कह रहा है भाई ये बात, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी बुआ की बेटी है। एक बात बताओ, बुआ कौन होती है? आपके पापा की सिस्टर होती है ना, यानी ये सुरेश है, सुरेश का पापा, ठीक है, उसकी सिस्टर, ये कौन है? इसकी बुआ है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे क्या बोल रखा है? वह मेरी बुआ की बेटी है भाई, इसकी बेटी, तो इसकी बेटी यहाँ पे आ जाएगी। ये प्लस माइनस क्यों लगा रही हूँ? तो मैंने जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर करवा रखा है, आप उसमें जाकर एक बार अच्छे से देख लेना, सही समझ में आ जाएगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इसकी बेटी है, तो उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? इस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? पहली बात तो देखो सेम लाइन में चल रहे हैं ना, मतलब ये इसकी भाई, इसकी बहन, भाई, ममेरी बहन, चचेरी बहन, ऐसे ही कुछ ना कुछ मिलेगी ना, क्योंकि एक जो पीढ़ी चलती है इक्वल वाली, वो भाई बहन की और हस्बैंड वाइफ की होती है। बता रखी है ना ये बातें। तो ऑप्शन दे रखा है भाई, भाई, फुफेरी बहन, चाचा और कोई नहीं। ये लड़की है, भाई तो हो ही नहीं सकती, चाचा भी नहीं हो सकती है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है ना। फिर ऑप्शन बच गया आपका फुफेरी बहन,
तो देखो ये इसकी बुआ थी और बुआ की लड़की, तो फुफेरी बहन ही हुई ना, कर लोगे ये वाला। सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बुआ की बेटी है, तो उस महिला का सुरेश से क्या रिलेशन है? सुरेश की बुआ की लड़की, तो ये क्या बन जाएगी? इसकी फुफेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया भाई इन्होंने, ये दे रखा है मिसिंग नंबर का। यहाँ पे है आपका 56, फिर है आपका 32, यहाँ पे है आपका ये 32 नहीं भाई, सॉरी एक सेकेंड, 22, और यहाँ पे है आपका 31, 15, 18। एक आपका ये दे रखा है, एक है आपका 34, 14, उसके बाद है यहाँ पे आपको बताना है, और 21 एंड 16। तो ऑप्शन है आपके सामने 25, 52, 12, 48। 25, 52, 12, 48। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक चीज तो इन्होंने ये दे रखी है, ठीक है, और एक यहाँ पे दे रखी है, इसमें से बीच वाला हमें निकालना है इसको देख के। तो देखो इन चारों का कुछ ना कुछ करके आपस में प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवाइड करके, यानी इसके साथ कनेक्शन फिट करना है, वही कनेक्शन फिर उनके साथ लगाना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करियो एक बार, 6 और 5 11, 5 1 6 7, 71 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐड करियो, 8 और 2 10, और ये 40। तो देखो 71 का और 40 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आया, 31 आया, है ना। पहले मैंने इन दोनों को जोड़ा, फिर जो आपका आया है जोड़, उसमें से क्या किया, उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, तो क्या आ गया आपका 31। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा ही कर लो, 34 और 21 को प्लस कर रहे हो तो कितना आ गया, 55। फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आया, 30। 55 में से 30 को माइनस करोगे तो कितना आया, 25। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल आसान था। और एक बात सोचना, हमेशा सोचना, माइंड में बैठा लो ये बात, जो ये कह रहे हैं ना कि सीईटी का एग्जाम मुश्किल आएगा, मुश्किल आएगा, मुश्किल आएगा, और प्रेशर बना रहे हैं आपके दिमाग पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपने पढ़ रखा है ना, जितना पढ़ रखा है उसी में से एग्जाम आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा। एकदम फ्री माइंड होके जाओ। रीजनिंग जो मैं आपको करवा रही हूँ, आपको ये इजी लग रही है ना, गारंटी के साथ बोलती हूँ एग्जाम में यही रीजनिंग आएगी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये कॉमन पेपर आप सभी को पता है, क्या ये कॉमन पेपर है, तो इसको बिल्कुल इजी बनाएंगे ताकि आगे भी आने वाले टाइम पे बच्चे और फॉर्म फिल कर सके, है ना। तो इतना माइंड पे प्रेशर मत लेना, बस अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से रिवीजन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का है भाई, ये 6 क्वेश्चन आ गया, 7 मेरे को नहीं पता भाई। प्लस का मतलब है डिवाइड, उसके बाद है माइनस का है मल्टीप्लाई, उसके बाद आपके सामने है भाई मल्टीप्लाई का है माइनस एंड डिवाइड का है प्लस, मल्टीप्लाई का है माइनस और डिवाइड का है प्लस। ये चीजें दे रखी है भाई, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो बताना है 35 के बाद है भाई +7 - 5, उसके बाद है डिवाइड 5 × 6। इसको सॉल्व कर दो। तो कई बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में इसको फटाफट सोल्व करने लग जाएंगे, है ना, यहाँ से सोल्व कर देंगे। लेकिन पहली बात एग्जामिनर ने बोल रखी है भाई इसका मतलब ये है, तो आपने पहले इनके निशान को चेंज कर लेना है। 35 प्लस है, प्लस को क्या बोल रखा है, डिवाइड, तो डिवाइड 7, माइनस को क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5, फिर डिवाइड को क्या बोल रखा है, प्लस, देन +5, फिर मल्टीप्लाई को बोल रखा है माइनस, तो -6। इतनी बात क्लियर है। ये काम तो आप कर सकते हो, निशानी तो चेंज करना है, फिर बोर्ड मास वाला तरीका लगा लो। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, इसमें है नहीं, फिर ऑफ सोल्व होता है, इसमें है नहीं, फिर डिवाइड सोल्व होता है, तो डिवाइड करो। कितना आ गया डिवाइड करने के बाद, 5 आ गया। मल्टीप्लाई 5 +5 -6। मैं एक एक लाइन सोल्व करा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में फटाफट सोल्व करना है एक ही लाइन के अंदर। 5 5 × 25 +5 -6, 25 और 5 30 - 6 24 आपका आंसर आ गया भाई। क्या आंसर आ जाएगा, 24। तो इजी था, निशान चेंज कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ शब्द दे रखे हैं भाई, जैसे ILL,
ABLE, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, EAR, उसके बाद है OUR, उसके बाद है आपका ONE। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि पूरी तरह नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? SGTN, SGTN, ये चार आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन आपके ये सामने ये है कि इन सबके आगे मैं इनमें से कौन सा एक लेटर लगा दूं कि कंप्लीटली मीनिंगफुल आपका वर्ड बन जाए। तो देखो, इसके आगे अगर मैं एस लगा दूं, सिल बन गया, नहीं होता, सेबल बन गया, सियर नहीं होता ना, सारे नहीं बन रहे ना, कुछ बन रहे हैं, तो एस को कट करो, कर दिया। फिर जी लगाया मैंने, गिल, ठीक है, गेबल, गियर, गोर, जीवन, तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा ना, कट करो इसको भी। एंड टी लगाओ, टिल, टेबल, टीयर, टूर, टोन, सारे बन गए ना, ठीक है। सबके आगे अगर मैं टी लगा देती हूँ तो सारे के सारे जो वर्ड बन रहे हैं आपके वो बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहे हैं। तो यही बताना था कि इनके आगे मैं ऐसा कौन सा एक लेटर लगा दूं कि सारे के सारे वर्ड मीनिंगफुल बन जाए, शब्द पूर्ण। तो क्या लगा दोगे आप? टी लगा दोगे। क्लियर था, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिलोजिज्म का है भाई। सभी कॉपी किताब हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है। ये कथन दे रखा है। कथन क्या है आपके सामने? सभी कॉपी किताब है, एंड उसके बाद है आपका कोई किताब पेंसिल नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष है भाई, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कुछ किताब रबड़ है। कोई कॉपी पेंसिल नहीं है और कुछ किताब रबड़ है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी, जब हमने सिलोजिज्म वाला चैप्टर किया था। तो देखो, एग्जामिनर है ना, आपको कुछ कथन देगा और कुछ फिर निष्कर्ष देगा, ठीक है, और ये पूछेगा इन कथन को फॉलो करते हुए क्या आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो देखो, जब कथन, आप इससे पहले आपको वेन डायग्राम का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। सभी कॉपी किताब हैं, यानी मैं सारी की सारी कॉपी को किताब के अंदर ले सकती हूँ ना। सभी कॉपी क्या है आपकी? किताब है। कोई किताब पेंसिल नहीं है, किताब ये कंप्लीट है ना, और कोई भी किताब आपकी क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। कोई भी किताब आपकी पेंसिल नहीं है। फिर निष्कर्ष, ये तो आपका डायग्राम बन गया कथन को लेके। इसी डायग्राम के बेस पे आप ये बताओगे, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, तो ठीक बात है ना। ये क्यों ठीक बात है? मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। ये क्या है? एक बच्चा है। ये क्या है? इसका परिवार है ना। बच्चा परिवार के अंदर ही होता है। परिवार वाले की बाहर वाले के साथ होगी लड़ाई, तो क्या बच्चा बाहर वाले के साथ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो कोई कॉपी भी पेंसिल नहीं है, क्योंकि कॉपी से बाहर तो जा ही नहीं सकती। जब किताब ही पेंसिल नहीं है तो कॉपी पेंसिल कहाँ से होगी, है ना। कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, बात ठीक है। कुछ किताब रबड़ है, रबड़ का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं था, या कुछ गलत लिख दिया। एक सेकंड भाई, सभी पेंसिल रबड़ हैं। एक चीज और दे रखी थी, सभी पेंसिल रबड़ है। तीन कथन दे रखे हैं अभी। सभी पेंसिल रबड़ है, तो मैं सभी पेंसिलों को किसके अंदर लूंगी? रबड़ के अंदर। बन गया ना डायग्राम, ठीक है। तीन कथन दे रखे थे। तीसरा है सभी पेंसिल रबड़ है, तो मैं रबड़ को किसके अंदर ले लूंगी? पेंसिल इसके अंदर। पेंसिल को किसके अंदर ले लूंगी? रबड़ के अंदर। तो अगला निष्कर्ष है आपका, कुछ किताब रबड़ है। किताब रबड़ है भाई, हो सकती है लेकिन है नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते हम। हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना लूं, ऐसे, और यहाँ पे मैंने रख लिया क्या? कोई किताब पेंसिल नहीं है, मैंने यहाँ रख लिया पेंसिल। तो किताब और पेंसिल का तो कनेक्शन है ही नहीं ना। लेकिन इस बाहर वाले का तो क्या पता हो ना हो, हमें क्या पता? नहीं पता ना।
तो इसने कंफर्म बोला है। अगर यहाँ पे होता कि कुछ किताब रबड़ हो सकती हैं तो हम इस बात को सही कर देते, लेकिन इसने कंफर्म बोला है कि कुछ किताब रबड़ हैं। जब तक आपको उसके रिलेशन का नहीं पता आप उसको सही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पेंसिल बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रबड़ बन जाएगा। आपको इन दोनों का कनेक्शन का नहीं पता तो आप इस बात को सही नहीं बता सकते। तो आपका जो एक निष्कर्ष एक है वो सही है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो एक बार आप पीछे जाके वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। रीजनिंग के सारे चैप्टर करवा रखे हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना। धातु, चांदी, सोना। और आपके सामने ये है भाई, फर्स्ट है ऑप्शन ये, सेकंड है ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन है ये एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने ये। वेन डायग्राम वाला चैप्टर किया था ना, वही है। तो देखो, धातु, चांदी, सोना, तीनों का कोई कनेक्शन है आपस में? जो धातु है वो चांदी है, चांदी है वो धातु है, सोना है वो धातु है। क्या चांदी सोना है? नहीं है। तो चांदी और सोना को तो अलग अलग रखेंगे, है ना? नहीं है ये। लेकिन ये दोनों क्या है, धातु है ना, तो इन दोनों को किसके अंदर कर देंगे, धातु के अंदर। यानी आपका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सोना अलग चीज है, चांदी अलग चीज है, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, धातु है। तो आपका ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर था? इजी था बिल्कुल, एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बस भैया लास्ट क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हो चुके आपके। तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी सी भी प्रैक्टिस डेली कर रहे हो ना, तो 1% भी चांस नहीं है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आप शेयर नहीं करते भाई, शेयर करो ताकि और बच्चे भी देख सकें। बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन लेके आती हूँ, उनको करवाती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।